हेलो ट्रेनीज, आइए। आज हम लोग इस क्लास में इलेक्ट्रिशियन थ्योरी सेकेंड ईयर के लिए वन नाइट फाइट क्लास 4C करेंगे। इसमें जो रहेगा ये क्वेश्चन जो रहेगा MCQ रहेगा, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे और ये NCVT CVT एग्जाम के लिए रहेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें क्वेश्चन। क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, यानी कि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का क्या फायदा है। तो जो गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत होते हैं, इनका फायदा ये होता है कि ये प्रदूषण कम करते हैं। तो जब प्रदूषण कम करेंगे तो इसमें से जो सही ऑप्शन होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज एवॉइडेड, यानी कि जो ग्रीन हाउस प्रभाव होता है उससे ये क्या करते हैं, बचाते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव का मतलब कि जो सूर्य से ऊर्जा आती है, तो ये ऊर्जा पृथ्वी पे चली आती है। तो जो पृथ्वी पे आती है तो फिर ये वापस नहीं जाती है, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ाने लगती है, तो उसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। तो इस प्रभाव को जो गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत होते हैं वो कम करते हैं, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ द पोटेंशियल एनर्जी फॉर वाटर फ्लोइंग इज कन्वर्टेड एज काइनेटिक एनर्जी टू जनरेट पावर, यानी कि पानी से बहने वाली स्थितिज ऊर्जा को बिजली उत्पन्न करने के लिए गतिज ऊर्जा के रूप में कैसे परिवर्तित किया जाता है। यानी कहने का मतलब कि यदि जो पानी है उसको स्टोर करके स्थितिज ऊर्जा में रखे हुए हैं, तो उसको गतिज ऊर्जा में पानी को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए क्या किया जाता है। तो ये अधिक मात्रा में पानी का भंडार करने से, या पानी की नहर में सर्ज टैंक का उपयोग करके, या अल्टरनेटर ड्राइव करने के लिए पानी टरबाइन का उपयोग करके, या पेन स्टॉक के माध्यम से उच्च हेड बना करके। तो डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। यदि यहाँ पे पानी स्टोर करके रखे हुए हैं इसमें इस तरीके से, तो यहाँ पे एक पेन स्टॉक लगाएंगे जो एक तरह की उसमें पाइप जैसी रहेगी, और इसी में से पानी को छोड़ा जाता है वाल्व के माध्यम से। तो ये क्या करता है, पानी की स्थिति ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव रेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग न्यूक्लियर फिशन, परमाणु विखंडन के दौरान उच्च उत्पन्न होने वाले रेडियो सक्रिय किरणों का क्या प्रभाव होता है। मतलब क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट यदि बना दिए हैं तो उसमें परमाणु रिएक्टर बनाएंगे जिसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम, या उसका यूज करेंगे क्या कहते हैं, थोरियम का। तो यूज करने के बाद जो राख बचती है उसमें से भी रेडियो एक्टिव किरणें हमेशा निकलती रहती है, और इसमें से भी निकलती रहती है। तो ये क्या प्रभाव उत्पन्न कर सकती है, यानी कि रिएक्टरों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये नहीं होगा ऑप्शन, क्योंकि रिएक्टर ऐसा बना जाता है कि उसको नुकसान ना पहुंच पाए। क्रिएट्स हेल्थ हजार्ड्स, यानी कि स्वास्थ्य को खतरा पैदा कर सकता है। तो ये एकदम सही ऑप्शन है। ये किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य पे प्रभाव डालती है, रेडियो एक्टिव पदार्थ छोड़ती है, ये रेडियो एक्टिव किरणें छोड़ती है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू सोलर सेल इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज लो, यदि प्रकाश की तीव्रता कम है तो सौर सेल का क्या होगा। यदि देखिए प्रकाश की तीव्रता कम होगी तो सौर सेल का आउटपुट जो होगा वो बहुत ज़्यादा कम मिलेगा। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा, आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि प्रकाश की तीव्रता कम है तो वहाँ पे वोल्टेज और करंट का मान दोनों कम हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज ऑफ ए सोलर सेल इफ लाइट इंटेंसिटी इज हाई, यानी कि यदि प्रकाश की तीव्रता अधिक है तो सौर सेल का आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। तो तीव्रता अधिक होगी तो अधिक वोल्टेज मिलेगा, तो ये आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा, इंक्रीज होकर के मिलेगा, बढ़ जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से। अब देखिए इसमें है ये, विच इलेक्ट्रिक लाइंस कनेक्ट द सब स्टेशन टू डिस्ट्रीब्यूटर्स इन इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी वितरण प्रणाली में वितरकों के लिए सब स्टेशन को कौन सी विद्युत लाइन जोड़ती है। तो देखिए जो सब स्टेशन, मान लीजिए कि यहाँ पे पावर हाउस है, ये सब स्टेशन है, वितरण वाला सब स्टेशन है, तो इसके बीच में जो तार आए रहते हैं उससे फीडर के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद जो कंज्यूमर होते हैं, तो कंज्यूमर के घर तक जो पावर सप्लाई जाती है तो वो जाती है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है
जिसके माध्यम से लाइन जाती है उसे क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। फिर उस इसके बाद से जो उपभोक्ता होते हैं उनके घर में जिस वायर से जिस तार से सप्लाई जाती है उसे सर्विस कनेक्शन कहा जाता है या सर्विस लाइन कहा जाता है। तो इसलिए इसमें पूछा गया है कि वितरण प्रणाली में वितरकों के लिए सब स्टेशन को कौन सी विद्युत लाइन जोड़ती है। तो यहाँ पे कौन सी लाइन जोड़ती है, फीडर लाइन जोड़ती है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, वितरण और फीडर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंसुलेशन रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंडक्टर्स इन ए मीडियम वोल्टेज डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन एज पर आईई रूल। आईई नियमों के अनुसार मध्यम वोल्टेज घरेलू इंस्टॉलेशन में किन्हीं दो चालकों के बीच इंसुलेशन प्रतिरोध होता है। तो देखिए किसी दो चालक के बीच में जो इंसुलेशन प्रतिरोध रहता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है और उसका मान 1 मेगा ओम से कभी कम नहीं होना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 मेगा ओम से हमेशा अधिक रहेगा। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वोल्टेज रेशियो इन एसी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन एडोप्टेड फॉर डोमेस्टिक कंज्यूमर्स। यानी कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए अपनाई गई एसी वितरण लाइन में वोल्टेज अनुपात क्या होता है। तो देखिए जो घरेलू रूप में उपयोग किया जाता है, जो उपभोक्ता होते हैं तो उन वो जो वोल्टेज यूज करते हैं वो या तो 3 फेज की 415 वोल्टेज यूज करते हैं या सिंगल फेज की 240 वोल्टेज यूज करते हैं। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 415/240 वोल्ट। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंसुलेटर यूज्ड इन ओवरहेड लाइन। यानी कि ओएच ओवरहेड लाइनों में उपयोग किए जाने वाले इंसुलेटर का नाम बताइए। ये जो इंसुलेटर है इसका नाम बताना है। तो ये पिन टाइप इंसुलेटर नहीं है, पोस्ट इंसुलेटर है ये भी नहीं है, ये कैसा स्ट्रेन इंसुलेटर है ये भी नहीं है, ये साइकिल इंसुलेटर है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, साइकिल इंसुलेटर। इस इंसुलेटर का यूज अक्सर कहीं पे इंड हो रहा है, जो पोल है खत्म हो रहा है वहां पे इसका यूज कर लिया जाता है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, साइकिल इंसुलेटर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ लाइन इंसुलेटर। लाइन इंसुलेटर का नाम क्या है। ये जो इंसुलेटर देख रहे हैं तो ये इस तरीके से इस पे ये लटका हुआ है और कंडक्टर यहाँ पे लगा हुआ है। तो ये सस्पेंशन मतलब कि लटका हुआ है, तो ये कैसा इंसुलेटर हो जाएगा, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, यानी निलंबन प्रकार का इंसुलेटर। ये लटका हुआ है तो सस्पेंशन मतलब लटकना ही होता है। तो डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। अगला क्वेश्चन है, विच इज द परमिसिबल लोड फॉर लाइटिंग सब सर्किट इन डोमेस्टिक वायरिंग एज पर आईई रूल। मतलब इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल के अनुसार, नियम के अनुसार घरेलू वायरिंग में उप सर्किट को जलाने के लिए अनुमेय भार कौन सा है। तो इसमें देखिए जो अनुमेय भार है या परमिसिबल वैल्यू जो है लोड की वो 800 वाट होती है और पॉइंटों की संख्या केवल 10 होती है। यानी कि 10 पॉइंट या 800 वाट जो होता है ये परमिसिबल लोड होता है, इसके लिए लाइट और फैन सर्किट के लिए। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंसुलेटर। इंसुलेटर का नाम क्या है। ये जो इंसुलेटर दिखाया गया है इसका क्या नाम है। तो ये इंसुलेटर हमारा स्टे इंसुलेटर है, नहीं साइकिल इंसुलेटर है। तो ये साइकिल इंसुलेटर भी नहीं है, निलंबन इंसुलेटर भी नहीं है, ये सिंगल सेड पिन इंसुलेटर है। इसी में इस तरीके से डबल मतलब की शेडिंग बनी रहेगी इस तरीके से आगे, तो ये डबल शेड पिन टाइप इंसुलेटर हो जाएगा। तो ये केवल सिंगल दिखाया गया है, एक है इसमें, तो ये सिंगल सेड पिन इंसुलेटर है। तो डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन फॉर द कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल एरिया कैन फुली यूटिलाइज्ड ऑन ट्रांसमिशन ऑफ डीसी एज कंपेयर टू एसी। क्या कारण है जो एसी की तुलना में डीसी के ट्रांसमिशन पर कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र का पूरी तरह से उपयोग कर सकते हैं। देखिए एसी में जो होता है, यदि कोई कंडक्टर में करंट इस तरीके से प्रवाहित करवाते हैं तो इसके मध्य से करंट नहीं प्रवाहित होके जाती है, इसके बाहरी साइड से प्रवाहित होके जाती है, इस तरीके से मध्य से नहीं जा पाती है। जबकि डीसी जो सप्लाई होती है उसको इस कंडक्टर में से जब भेजते हैं तो ये मध्य में से भी जाती है और बाहर से भी, मतलब चारों तरफ से समान मात्रा में जाती है। तो एसी में ये जब समान मात्रा में नहीं जाती है, यानी कि
बीच में से करंट नहीं जाती है, तो इस प्रभाव को हम लोग कहते हैं स्क्रीन प्रभाव। तो जो जब डीसी भेजेंगे तो उसमें क्या होगा, कंडक्टर में पूरी की पूरी करंट जाएगी, मतलब उसमें कोई क्या स्किन इफेक्ट उत्पन्न नहीं होगा, नो स्किन इफेक्ट, कोई त्वचा प्रभाव नहीं होगा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाई द डिस्क पिन इंसुलेटर आउटर सरफेस इज मेड बाई ग्लेजिंग एंड बेंड द साइड इनवर्ट। यानी कि डिस्क पिन इंसुलेटर बाहरी सतहों को ग्लेजिंग द्वारा क्यों बनाया गया है और किनारों को अंदर की तरह क्यों झुका रहता है। मतलब देखेंगे तो इस तरीके से डिस्क जो बनी रहती हैं पिन टाइप इंसुलेटर की, ऐसे जुड़ी रहेंगी और कोई छोटी रहेंगी कोई बड़ी रहेंगी, फिर इस तरीके से रहती हैं। तो ये इसलिए बनाया जाता है कि इस पे जब बारिश वारिश हो या ओस पड़े या बर्फबारी हो तो इस पे रुक करके इसका इंसुलेशन प्रतिरोध कम न कर दे तुरंत। ये होगा क्या कि इस पे जब गिरेगी बारिश की बूंद या ओस की बूंद, तो इससे टकरा करके तुरंत नीचे चली जाएगी, इसमें कोई मतलब कि विद्युत संपर्क नहीं बनाएगी। तो इसलिए ऐसा इसमें डिजाइन किया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डिसेबल कंटिन्यूअस वाटर फ्लो इन रेनी सेशन। यानी वर्षा ऋतु में निरंतर जल प्रवाह को निष्क्रिय करता है। मतलब इसको ये नहीं कि कंटिन्यूअस चारों तरफ से इस तरह से बारिश के समय में इसमें एक करंट को प्रवाहित करने के लिए एक रास्ता बन जाए। इस तरीके से यदि पानी लगातार गिरेगा इस तरीके से, अब इसमें बीच में गैप नहीं होगा, तो करंट नीचे चली जाएगी, ग्राउंड हो जाएगी और इस तरह से समस्या हो सकता है, ये पूरा ब्रेक डाउन हो सकता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ ओवरहेड लाइन जॉइंट। ओवरहेड लाइन संयुक्त का प्रकार क्या है। ये जो ओवर है हेड लाइन में एक कनेक्शन यानी कि ज्वाइंट दिखाया गया है, ये किस टाइप का है या किस में किया जाता है। तो ये देखिए ट्विस्ट ज्वाइंट है, ट्विस्ट नहीं किया गया है कि में, स्ट्रेट स्लीव ज्वाइंट है या कंप्रेस्ड ज्वाइंट फॉर एसीआर है, यानी कि एसीएसआर के लिए संयुक्त संपीड़न ज्वाइंट है। तो ये कौन सा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाई स्टील इज रेनफोर्स्ड इन ACSR कंडक्टर्स यूज्ड फॉर ओवरहेड लाइन। यानी कि ओवरहेड लाइन के लिए इस्तेमाल होने वाले ACSR कंडक्टर में स्टील को क्यों प्रबलित किया जाता है। तो ये लाइन गैप को कम करने के लिए, लाइन वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए या तन्यता बढ़ाने के लिए। तो तन्यता बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। जो ACSR कंडक्टर होता है उसमें क्या किया जाता है कि एक मध्य में स्टील का तार डाला जाता है और इसके बाहरी साइड में कापर के नहीं एल्युमिनियम के जो पतले पतले तार को, कई तारों को इसके ऊपर लपेट दिया जाता है, जिससे बीच वाला क्या करता है कि इसमें कोई करंट नहीं प्रवाहित होती है, क्योंकि एसी बीच में से नहीं प्रवाहित होती है। तो बीच वाला कंडक्टर हमारा स्ट्रेंथ बढ़ा देता है और बाहर वाला कंडक्टर करंट को प्रवाहित करवाता है। इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तन्यता यानी खिंचाव के बल को क्या करता है, ये बढ़ाता है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ एसी ट्रांसमिशन इज यूनिवर्सली एडॉप्ट। यानी किस प्रकार का एसी प्रसारण नहीं, यहाँ पे संचरण होना चाहिए, ये यहाँ पे गलत लिखा गया हिंदी, इसको संचरण कहेंगे। संचरण लाइन या ट्रांसमिशन लाइन सार्वभौमिक रूप से अपनाया जाता है। तो जो ट्रांसमिशन लाइन है वो हम लोग थ्री फेज में ही हमेशा भेजते हैं, क्योंकि उसमें न्यूट्रल की आवश्यकता नहीं होती है। जब हाई वोल्टेज की ट्रांसमिशन लाइन की जाती है तो वहाँ पे न्यूट्रल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि हाई वोल्टेज पे कोई हम उपकरण चला नहीं सकते हैं, उसको कम वोल्टेज करके ही चलाएंगे। जब कम करेंगे तो ट्रांसफार्मर लगाएंगे और वहीं से क्या कर लेंगे, न्यूट्रल बना लेंगे। इसलिए जब भी ट्रांसमिशन लाइन भेजी जाती है हमेशा थ्री फेज थ्री वायर की भेजी जाती है, और जब भी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन भेजी जाती है थ्री फेज फोर वायर की भेजी जाती है। ये चीज इसमें ध्यान देंगे। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ लाइन इंसुलेटर इज यूज्ड फॉर टर्मिनेटिंग आर ऑन कार्नर पोस्ट। यानी कि समाप्ति लाइन में ये पोल है और यहाँ पे अब आगे लाइन नहीं जा रही है, इधर से लाइन आ रही है यहीं तक आएगी, तो वहाँ पे हम लोग किस टाइप के इंसुलेटर का यूज करते हैं। तो वहाँ पे हम लोग पिन टाइप इंसुलेटर का नहीं यूज करते हैं, स्ट्रेन इंसुलेटर का भी नहीं यूज करते हैं, साइकिल इंसुलेटर का वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यानी कि जब खंभा लास्ट का जो होता है वहां पे साइकिल इंसुलेटर लगाया जाता है और यहाँ पे एक स्टे वायर लगा करके इसको
पृथ्वी से सपोर्ट प्रदान कर दिया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द रीजन फॉर कीपिंग बाइंडिंग वायर गैप टू क्लोज एंड वेरी टाइट इन पिन इंसुलेटर, यानी कि बाइंडिंग वायर गैप को बहुत पास रखने और पिन इंसुलेटर में बहुत टाइट होने का क्या कारण है, मतलब ऐसा क्यों करते हैं? तो टाइट नहीं कसेंगे तो उसमें हमेशा स्पार्किंग होती रहेगी। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अवॉइड स्पार्किंग, यानी स्पार्किंग से बचने के लिए क्या करते हैं, उसको टाइट कनेक्ट करते हैं। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ कंडक्टर यूज्ड ऑन ओवरहेड लाइन, ओवरहेड लाइन पर उपयोग किए जाने वाले कंडक्टर का नाम क्या है? तो जो ओवरहेड लाइन होती हैं उसमें हम लोग उपयोग करते हैं जो तार, उसका नाम है ACSR, यानी एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड जो तार होते हैं उसी का यूज किया जाता है। ये स्ट्रैंड वायर होते हैं, मतलब कहने का मतलब एक स्टील का वायर बीच में रहेगा और इसके चारों तरफ इस तरीके से लपटे रहते हैं एल्युमिनियम के वायर, ठीक ना, तो उसे स्ट्रैंड वायर कहा जाता है और ये ACSR वायर होता है। तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ क्रॉस आर्म यूज्ड इन इलेक्ट्रिक पोल्स, विद्युत खंभे में प्रयुक्त क्रॉस आर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए जो विद्युत पोल होते हैं इस तरीके से, तो देखेंगे तो इस तरीके से एक आर्म लगी रहती है, भुजा लगी रहती है और इसी पे इंसुलेटर ऐसे कसे रहते हैं इसी आर्म पे, तो इसको आर्म कहते हैं। ये पोल होता है और ये इंसुलेटर इसी पे कसा रहता है और इसी इंसुलेटर पे इस तरीके से ओवरहेड लाइन गई रही होती है। इसका क्या काम होता है, क्रॉस आर्म का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो लाइन कंडक्टरों को सहारा देता है या ओवर हेड लाइन पर इंसुलेटर को पकड़ता है, यानी कि होल्डिंग द इंसुलेटर ऑन ओवर हेड लाइन। ये क्रॉस आर्म क्या करती है, ओवर हेड लाइन पे इंसुलेटर जो होता है यहाँ पे लगा रहता है उसको पकड़ करके रखता है, उस पर अपने पे होल्डिंग किया रहता है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ लाइन इंसुलेटर इज यूज्ड एट द डेड एंड ऑफ द HT, यानी कि हाई टेंशन ओवरहेड लाइन, यानी कि HT ओवरहेड लाइनों के अंतिम सिरे पर किस प्रकार के लाइन इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है? तो देखिए HT की बात जब करेगा तो वहाँ पे हम लोग डिस्क टाइप इंसुलेटर का यूज करते हैं। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डिस्क टाइप इंसुलेटर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ AC पावर ट्रांसमिशन, यानी कि AC पावर ट्रांसमिशन का क्या फायदा है? तो AC पावर ट्रांसमिशन का फायदा ये है कि ये कोरोना नुकसान को नगण्य करता है, तो नहीं इसमें कोरोना लॉसेस होता है AC पावर सप्लाई में। ट्रांसमिशन लाइन पर तनाव न्यूनतम होता है, ये भी नहीं सही है। ट्रांसमिशन लाइनों में कम वोल्टेज ड्रॉप करता है, ये भी नहीं सही है। वोल्टेज को स्टेप अप किया जा सकता है और आसानी से स्टेप डाउन किया जा सकता है, ये इसका बहुत ज़बरदस्त फायदा है, क्योंकि DC में हम लोग डायरेक्ट वोल्टेज को बढ़ा और घटा नहीं सकते हैं, जबकि AC में ट्रांसफार्मर का यूज करके हम वोल्टेज को आसानी से स्टेप अप भी कर सकते हैं और आसानी से स्टेप डाउन भी कर सकते हैं। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ACSR स्टैंड फॉर, यानी कि ACSR का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया है, क्या इसका फुल फॉर्म होता है? तो ACSR का फुल फॉर्म होता है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड होता है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्रॉस आर्म इन ओवरहेड लाइन, ओवरहेड लाइनों में क्रॉस आर्म का उद्देश्य क्या होता है? तो ओवरहेड लाइनों में इस तरीके से क्रॉस आर्म यहाँ पे लगी रहती है, यहाँ पे इंसुलेटर जुड़े रहते हैं, तो इसका कार्य क्या होता है, ओवरहेड पोलों को अधिक सहारा प्रदान करता है या कंडक्टरों के बीच लघुपतन से रक्षा करता है या खंभों के बीच की रेखाओं की शिथिलता को कम करता है या इंसुलेटर पकड़े हुए कंडक्टर को जकड़ा रहता है, यानी कि होल्डिंग द इंसुलेटर्स वेयर द कंडक्टर आर फास्टेंड, यानी कि ये क्या करता है, जो क्रॉस आर्म जो इंसुलेटर होते हैं जिस पे कंडक्टर इस पे गया रहता है चालक पदार्थ, उसको इसमें बांध करके रखता है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ओवरहेड लाइन कंपेयर टू अंडरग्राउंड केबल, यानी कि भूमिगत केबल की तुलना में ओवरहेड लाइन का क्या फायदा है? भूमिगत का मतलब कि पृथ्वी के अंदर जो केबल गई रहती है,
ये मान लीजिए कि पृथ्वी का तल है यहाँ पे, तो इसके अंदर से जो तार गई रहती है, जो लाइन मतलब कि ले जाई जाती है, तो उसे भूमिगत केबल कहते हैं। और जो यहाँ पे पोल लगा रहेगा और पोल के माध्यम से इसमें से लाइन गई रहेगी, तो इसे ओवरहेड लाइन कहा जाता है। तो इस ओवरहेड लाइन का क्या फायदा है इस अंडरग्राउंड केबल की तुलना में? तो देखिए, सार्वजनिक सुरक्षा अधिक है। तो इसमें ओवरहेड लाइन में सार्वजनिक सुरक्षा बहुत ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि ये टूट करके गिर करके कोई भी इसमें दुर्घटना कर सकता है। तो ये सार्वजनिक सुरक्षा इसमें अधिक नहीं होती है, जबकि इसमें सार्वजनिक सुरक्षा अधिक होती है। दोष आसानी से पता लगाया जा सकता है, तो ये एकदम सही बात है। इसमें दोष आसानी से एकदम पता लगाया जा सकता है, क्योंकि ये बाहर से दिखेगा कि कहाँ से तार टूटा है, कहाँ से इंसुलेटर कमजोर हो गया है। तो इसमें दोष ढूंढना आसान होता है, जबकि पृथ्वी के अंदर होता है, तो इसमें दोष ढूंढना आसान नहीं होता है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच सब स्टेशन द ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज इज स्टेप्ड डाउन टू कंज्यूमर सप्लाई वोल्टेज, यानी कि ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज को किस स्थान पर उपभोक्ता आपूर्ति वोल्टेज में ले जाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है मोबाइल सब स्टेशन। मोबाइल सब स्टेशन का मतलब कि ऐसा सब स्टेशन, यानी एक ट्रांसफार्मर होता है जो टाली लगा रहता है, और इस टाली को आप कहीं भी ले जा सकते हैं, लेकर आ जा सकते हैं, उसे मोबाइल सब स्टेशन कहा जाता है। तो ये इसका सही ऑप्शन नहीं है। माइनिंग सब स्टेशन ये भी नहीं है, सेकेंडरी सब स्टेशन ये भी नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से क्या करते हैं हम लोग? उपभोक्ताओं को पावर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जो उपभोक्ता होते हैं उनको, या कंज्यूमर जो होते हैं उनको, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से पावर सप्लाई को बांटा जाता है। इसलिए इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन टू द स्ट्रिंग अरेंजमेंट ऑफ डिस्क इंसुलेटर इफ वन ऑफ द डिस्क इंसुलेटर गेट डैमेज? यदि डिस्क इंसुलेटर क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो डिस्क इंसुलेटर की स्ट्रिंग व्यवस्था का क्या फायदा हो? देखिए, कहने का इसका मतलब यहाँ पे हिंदी में थोड़ा सही नहीं है। इसमें कह रहा है कि यदि एक डिस्क जो है, जो इंसुलेटर बनाए हुए हैं, कई डिस्कों को जोड़ करके इस तरह से बनाए हैं, तो इसमें से एक डिस्क खराब हो जाती है, तो क्या इसमें होगा, ये इसमें बताना है। पूरा तार बेकार हो जाता है, या कोई भी प्रभाव नहीं सामान्य रूप से संचालित होगा, या केवल क्षतिग्रस्त डिस्क कार्य नहीं करेगी। तो जो इसमें से ब्रेक डाउन हुई है, वो केवल डिस्क काम नहीं करेगी, बकिया डिस्क तो काम करेंगे ही करेंगे। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ द स्पार्किंग ऑन द एल्युमिनियम कोर्ड कंडक्टर बाइंडिंग जॉइंट्स कैन बी प्रिवेंट्स? जोड़ों को बांधने वाले एल्युमिनियम कोर वाले कंडक्टर पर स्पार्किंग को कैसे रोका जाता है? तो बांधने वाले घुमाव को पास पास रखना, या बांधने वाले घुमाव को कस के रखना, यानी कि मेकिंग बाइंडिंग टर्न्स वेरी टाइट। यदि टाइट कसेंगे, कनेक्शन टाइट रहेगा, तो वहाँ पे स्पार्किंग नहीं होगा। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन टू द स्किन इफेक्ट ऑन द ओवरहेड लाइन कंडक्टर इफ द कंडक्टर डायमीटर इज स्मॉल? मतलब 1 सेंटीमीटर का जो डायमीटर है, डायमीटर कहने का मतलब कि जो इसकी मोटाई है, तो ये इस तरीके से नापेंगे तो ये डायमीटर होता है। तो यदि ये 1 सेंटीमीटर से कम है, तो वहाँ पे स्किन इफेक्ट को हम लोग क्या करते हैं? निगलेक्ट कर देते हैं, मतलब न के बराबर मानते हैं। इसमें से कोई ऐसी सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तो ऐसा मानते हैं कि पूरे कंडक्टर में से ही प्रवाहित होगी। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो गया? हो जाएगा बिकम्स निग्लेजेबल, यानी नगण्य हो जाता है, न के बराबर माना जाता है कि उसमें स्किन इफेक्ट हो रहा है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब हम लोग सर्किट ब्रेकर एंड रिले से देखेंगे। क्वेश्चन है, विच सर्किट ब्रेकर इज इंसुलेटेड अलोंग विथ वायरिंग सर्किट अगेंस्ट लीकेज करंट प्रोटेक्शन? यानी कि लीकेज करंट प्रोटेक्शन से बचाव हेतु वायरिंग सर्किट के साथ कौन सा सर्किट ब्रेकर लगाया जाता है? तो देखिए, कोई लीकेज के लिए लगाते हैं तो हम लोग ELCB का यूज करते हैं, यानी कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर का। ये लीकेज को पता करके तुरंत सप्लाई को कट कर देती है। तो ये सुरक्षा के दृष्टि से बहुत ज़्यादा बढ़िया होती है, तो इसलिए इसको सभी लोग अपने घरों में ये तो पहले लगवा लेना चाहिए। तो ये ELCB क्या करती है? लीकेज करंट से प्रोटेक्शन करती है, जबकि MCB, MCCB ये सब लीकेज करंट से नहीं प्रोटेक्शन प्रदान करती हैं,
ये ओवर करंट या शॉर्ट सर्किट करंट से प्रोटेक्शन केवल प्रदान करता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच रिले होल्ड देयर कंटेक्ट्स इन पोजीशन आफ्टर पावर इज कट ऑफ, यानी कि पावर कट ऑफ के बाद कौन से रिले अपने संपर्कों को इस स्थिति में रखता है। मतलब इसके कहने का मतलब है कि यदि कोई एक रिले है इस तरीके से, इसके कंटेक्ट NO NC इस तरीके से बने हुए हैं और ये वर्किंग जब कर रहा है तो ये मान लीजिए यहाँ पे NO से NC हो गया, यहाँ पे NC से NO हो गया, तो ऐसे ही यदि पावर सप्लाई को कट कर देंगे तो ये NC ही रहेगा, ये NO ही रहेगा। तो इस टाइप के जो रिले होते हैं वो लैचिंग रिले कहलाते हैं, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, लैचिंग रिले। अगला क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द सर्किट ब्रेकर, ये सर्किट ब्रेकर का नाम क्या है। तो ये जो सर्किट ब्रेकर है ये एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है, तो इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। अगला क्वेश्चन है हाउ द रैप्चरिंग कैपेसिटी ऑफ सर्किट ब्रेकर इन रेटेड, सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता का मूल्यांकन कैसे करते हैं। तो इसको हम लोग MVA में करते हैं, इसमें MVA ऑप्शन तो दिया ही नहीं है, MVA यहाँ पे दिया है, ठीक है, सी ऑप्शन ये सही हो जाएगा MVA, यानी कि मेगा वोल्टेज एम्पियर में क्या करते हैं उसकी मूल्यांकन करते हैं, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पिकअप वोल्टेज इन ओवर वोल्टेज रिले इंडिकेट, यानी कि संकेतित ओवर वोल्टेज रिले में पिकअप वोल्टेज क्या होता है। तो देखिए पिकअप वोल्टेज ये होता है कि जो रिले होता है उसको एक न्यूनतम वोल्टेज चाहिए कार्य करने के लिए, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पिकअप वोल्टेज कहते हैं। तो इसमें जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मिनिमम वोल्टेज टू स्टार्ट द रिले, यानी कि रिले को शुरू करने के लिए न्यूनतम वोल्टेज, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बुखोज रिले इन पावर ट्रांसफार्मर, बिजली ट्रांसफार्मर में बुखोज रिले का कार्य क्या है। देखिए बुखोज रिले जो होता है ये ट्रांसफार्मर में लगाया जाता है, और ये जो बुखोज रिले होता है ये ट्रांसफार्मर टैंक और जो कंजर्वेटर होता है इसके बीच में लगा होता है बुखोज रिले यहाँ पे, यानी मेन जो टैंक है ट्रांसफार्मर का और एक कंजर्वेटर टैंक है, इसके बीच में बुखोज रिले लगा रहता है। ये क्या करता है, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से प्रोटेक्शन प्रदान करता है ट्रांसफार्मर को, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं विच टाइप ऑफ लोड इज प्रोटेक्टेड बाय जी सीरीज MCB, किस प्रकार का लोड जी श्रेणी MCB द्वारा संरक्षित है। जी सीरीज MCB का मतलब कि जैसे MCB ये बनी रहती है इस तरीके से, तो उस पर लिखा रहेगा जी, और मतलब जितना एम्पियर 10 एम्पियर 12 जो भी एम्पियर है उस पर लिखा रहेगा। तो इस सीरीज की जितनी भी MCB होती हैं वो एयर कंडीशनर जो होता है, यानी कि AC जो होता है AC की प्रोटेक्शन के लिए उपयोग किए जाते हैं, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एयर कंडीशनर। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ रिले इज यूज्ड इन बोथ AC एंड DC सप्लाई, AC और DC आपूर्ति दोनों में किस प्रकार के रिले का उपयोग किया जाता है। तो AC और DC आपूर्ति में हम लोग इम्पल्स टाइप का जो रिले होता है उसका यूज करते हैं, इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच सर्किट ब्रेकर इज यूज्ड एज ए स्विच एंड प्रोटेक्टिव डिवाइस इन द डोमेस्टिक वायरिंग सर्किट, घरेलू वायरिंग सर्किट में स्विच और सुरक्षात्मक उपकरण के रूप में किस सर्किट ब्रेकर का उपयोग करते हैं, यानी स्विच के रूप में भी उपयोग करते हैं और सुरक्षा के रूप में भी यूज करते हैं। तो किस सर्किट ब्रेकर का यूज करते हैं, तो हम लोग मिनिएचर सर्किट ब्रेकर यानी कि MCB का यूज करते हैं, एक तरह स्विच का भी और ये सुरक्षा भी प्रदान करता है, मतलब स्विच की तरह उसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं और सुरक्षा की तरह, मतलब कि यदि वो 10 एम्पियर का है तो 10 एम्पियर से अधिक करंट जाएगी तो ये इसकी जो स्विच होगा वो अपने आप ट्रिप कर जाएगा, तो ये दोनों काम करता है, स्विच का भी और सुरक्षा का, कौन, MCB। जबकि जो अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर होता है ये 3 काम करता है, ये ऑन ऑफ का भी काम करेगा, फिर इसके बाद अर्थ को भी पहचानेगा और इसके बाद ओवरलोड होने पे अधिक करंट जाने पे उसको प्रोटेक्शन भी प्रदान करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे बी है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ ट्रिप कॉइल यूज्ड इन सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकरों में इस्तेमाल की जाने वाले ट्रिप कॉइल का उद्देश्य क्या होता है। देखिए जो सर्किट ब्रेकर होते हैं
उसमें ट्रिपिंग कराने के लिए एक ट्रिप कॉइल होती है, उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि उसको हम रिमोट मतलब कि दूर से ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, रिमोट ऑपरेशन। तो बी इसका सही हो जाएगा। ट्रिप कॉइल का मुख्य उद्देश्य क्या है, रिमोट ऑपरेशन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिले टू द ब्रेकिंग ऑपरेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर इन कंट्रोल सर्किट। नियंत्रण सर्किट में सर्किट ब्रेकर के ब्रेकिंग ऑपरेशन में रिले का कार्य क्या है। तो रिले का क्या कार्य है, दोष मात्रा को सेंस करना यानी कि सेंसिंग द फॉल्ट क्वांटिटी, या एनालाइजिंग द कंडीशन ऑफ ब्रेकर यानी कि ब्रेकर की स्थिति का विश्लेषण, या कंट्रोलिंग द स्पीड इन केस ऑफ फॉल्ट यानी गलती के मामले में स्पीड को नियंत्रित करना, या इंटरप्टिंग द फॉल्ट सिचुएशन टू ऑपरेट ब्रेकर यानी कि ब्रेकर संचालित करने के लिए दोष की स्थिति की व्याख्या करना। मतलब क्या करता है सर्किट ब्रेकर में जो रिले लगा रहता है वो फॉल्ट को समझता है कि कहाँ पे फॉल्ट हुआ है, और यदि फॉल्ट हुआ है तो उसको क्या करता है, सर्किट ब्रेकर के माध्यम से उसको सूचना दे करके उसको सर्किट को ब्रेक करवा देता है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि इंटरप्टिंग द फॉल्ट सिचुएशन टू ऑपरेट ब्रेकर। ये ब्रेकर को क्या करता है, ऑपरेट करवाता है, कब, जब फॉल्ट सिचुएशन उत्पन्न होता है तब। तो डी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट इफ द टेस्ट बटन मेक्स एज एक्स इज क्लोज्ड परमानेंटली इन ELCB यानी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। यदि एक्स के रूप में चिन्हित किया गया परीक्षण बटन ELCB में अस्थायी रूप से बंद है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए ये एक्स के रूप में एक बटन यहाँ पे दिखाई गई है। जब आप ELCB देखेंगे तो उसमें देखेंगे एक ऑन ऑफ बटन रहती है और एक छोटी सी और बटन रहती है। तो ये यही बटन होती है, इसे क्या कहा जाता है, टेस्ट बटन कहा जाता है। टेस्ट बटन का काम ये होता है कि आप इसको जब दबाएंगे तो ये रिले प्रचालित होकर के दिखाएगा कि हम सही हैं। तो ये टेस्ट इस करने के लिए यहाँ पे लगाया जाता है। तो ये इसको यदि परमानेंटली यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो ये हमेशा बंद रहेगा, ये ऑन ही नहीं होगा सर्किट, ठीक ना। यानी कि इधर से फेज न्यूट्रल देंगे तो लोड पे ये फेज न्यूट्रल देगा ही नहीं। तो इसका काम क्या है, सर्किट रुक रुक करके ट्रिप होता है, या सर्किट सामान्य रूप से कार्य करेगा, या सर्किट पूरी तरह से बंद हो जाएगा। तो ये सर्किट पूरी तरह से बंद रहेगी जब तक ये हमारे जो टेस्ट बटन है बंद रहेगी तो ये सर्किट को पूरा बंद किए रहेगा, और यदि इसको ओपन कर देंगे तब ये सर्किट को ऑन करेगा। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफेक्ट इन एयर सर्किट ब्रेकर इफ ट्रिप्स इंटरमीडिएटली ऑन लोडिंग यानी कि वाई सर्किट ब्रेकर में क्या दोष है अगर लोडिंग पर सर्किट रुक रुक कर ट्रिप होती है। तो रुक रुक कर ट्रिप हो रही है तो इसका मतलब ये है कि जो उसमें रिले की सेटिंग किए हुए हैं वो सही नहीं किए हुए हैं, मतलब हमें जितना मान के चाहिए उतना मान के सेटिंग नहीं किया है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कहने का मतलब कि रिले में जो सेटिंग की गई है, मान लीजिए कि 100 एम्पियर पे किए हुए हैं और लोड दे रहे हैं 150 एम्पियर के, तो ये धीरे धीरे गर्म होकर क्या करेगा, उसको ट्रिप कराता रहेगा। तो गलत सेटिंग करेंगे तो ये रुक रुक करके ट्रिप होती रहेगी। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफेक्ट इन ए ऑयल सर्किट ब्रेकर इफ द ऑयल हीट्स अप एक्सेसली यानी कि यदि तेल अत्यधिक गर्म हो जाता है तो तेल सर्किट ब्रेकर में क्या दोष है। एक सर्किट ब्रेकर है इस तरीके से, यहाँ पे सर्किट ब्रेकर एक स्विच की तरह ही होता है और इसमें सब उपकरण लगे रहते हैं, लेकिन नॉर्मली समझने के लिए इस तरीके से समझ सकते हैं। ये सर्किट ब्रेकर में एक स्विच लगा हुआ है, एक स्विच है सर्किट ब्रेकर, और इसमें ये तेल भरा हुआ है। यदि ये तेल गर्म हो जा रहा है बहुत अधिक जल्दी जल्दी तो इसका मतलब ये है कि जो तेल का इंसुलेशन प्रतिरोध है वो कमजोर हो गया है, यानी कि इसमें से भी करंट प्रवाहित हो रही है जिससे ये तेजी से गर्म हो रहा है। तो इसलिए इसमें सही ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो गया, लाइन वोल्टेज बहुत अधिक है या अत्यधिक भार है या कम परावैद्युत शक्ति है, यानी कि जो तेल है इसका परावैद्युत शक्ति जो है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो कमजोर हो गई है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द काजेज फॉर द डिफेक्ट इफ फेज टू ग्राउंड फॉल्ट ऑन द ट्रांसमिशन लाइन। अगर ट्रांसमिशन लाइन पर फेज टू ग्राउंड फॉल्ट है तो क्या कारण हो सकता है। यदि ट्रांसमिशन लाइन पर फेज टू ग्राउंड मतलब एक फेज जा रहा है और ये फेज से
ग्राउंड में फॉल्ट हो गया है। तो क्या कारण हो सकता है? तो कारण ये हो सकता है कि इसमें घटकों की विफलता हो सकती है, या इंसुलेशन विफलता हो सकता है, या मानव त्रुटि है, या फ्यूज विफलता है। तो ये सब नहीं है, उसमें इंसुलेशन विफलता हो गई है। मान लीजिए कि इस तरीके से कोई यहाँ पे पोल लगाए हुए हैं, ये क्रॉस आर्म है। तो ये क्रॉस आर्म पे जो इंसुलेटर लगा हुआ है, इंसुलेटर पे इस तरीके से कंडक्टर जा रहा है, और ये इंसुलेटर जो है, इसका जो इंसुलेशन है वो फेल्ड हो गया है। तो इसमें से ये इसको ब्रेक डाउन करेगा और इस क्रॉस आर्म में आएगा, क्रॉस आर्म के माध्यम से पोल में आएगा, और पोल के माध्यम से क्या हो जाएगा? ग्राउंड हो जाएगा। तो इसका मतलब कि इसका जो इंसुलेटर है, इंसुलेटर का इंसुलेशन प्रतिरोध जो है बहुत ज़्यादा कमजोर या फेल हो गया है। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये जो सेकेंड ईयर के लिए इलेक्ट्रीशियन के लिए वन नाइट फाइट क्लास था, आज ये पूरा खत्म हो गया है। तो ये आज के लिए बस इतना है। धन्यवाद।